Hello everyone. Now once again we are here to see the topic. This topic we have already taken, but now I am just taking once more time to understand. Most of student does not understand this topic. So please concentrate and listen carefully. So where we are, the spontaneous combustion. हमने आपको बताया था दो टाइप के कंबशन होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस होता है और एक रैपिड होता है. ठीक है. द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द कोल डस्ट. किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोल डस्ट एज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर इन द कोल माइंस. अंडरस्टैंड? यानी ये जो कोल डस्ट होता है इट इज वेरी वेरी डेंजरस. ठीक है. इट इज वेरी वेरी डेंजरस एंड इन दिस कोल माइन में ये पाया जाता है. और जब भी वहां पे स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है तो आग लग जाती है और इट इज वेरी डेंजरस. एंड स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग. या तो सन से लगती है फॉरेस्ट में आग या तो लाइटनिंग बिजली गिरने से, दो से होती है, स्ट्राइक से होती है, ये आपको पता है. लेकिन हाउएवर द मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. हम बहुत केयरलेसनेस से फॉरेस्ट को जला देते हैं, फायर लग जाती है उसमें ऑफ द ह्यूमन बीइंग. कैसे लगती है? क्या क्या चीज़ें होती है? देखो, हम दो चीज़ हो सकती है. या तो कोई सिगरेट या बीड़ी फेंक के वहाँ पे चला जाता है, ठीक है, और एक होता है कैंप फायर से. इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग द फॉरेस्ट आफ्टर द पिकनिक और द विजिट. जब भी हम कैंप फायर लगाते हैं, आग लगाते हैं, कैंप फायर करते हैं, तब क्या करना चाहिए? जाने के बाद उसे पूरी तरह से एक्सटिंग्विश कर देना जरूरी है. अगर वैसा नहीं करते तो क्या होगा? हवा चलेगी, हवा से फिर थोड़ी बहुत चिंगारियाँ उड़ेगी, फिर वो सूखे पत्ते और घासों में जाएगी और फिर वहाँ से धीरे धीरे छोटे वाले झाड़ों में आग लगेगी. ऐसा करते करते फिर बड़े पेड़ों में लगेगी और फिर पूरा फॉरेस्ट जल सकता है. समझ में आ गया? ये इतना खतरनाक होता है. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट. वी जनरली हैव द फायरवर्क्स ऑन द फेस्टिवल डेज. फेस्टिवल डेज के वक्त में और फायर हम बहुत उड़ाते हैं, हम खुशी मनाते हैं ना. और कभी कभी तो शादियों के ओकेजन में भी हम पटाखे उड़ाते हैं. बट when a crackers is ignited, a sudden reaction takes place. जब भी हम पटाखे या बम फोड़ते तो एक रिएक्शन होता है उसमें. And with the evolution of heat, light and sound. अगर आप एक बम फोड़ते हो तो उसमें हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलता है. अब ये ऐसा क्यों होता है देखेंगे हम. A large amount of the gas form in a reaction. ठीक है. जैसे आपने अगर देखा होगा तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म होता है. अगर आपने किसी बड़े सुतली बम या रस्सी बम को हम फोड़ते हैं तो सबसे पहले एक धुआं निकलता है. देखेंगे आप, जैसे फ्लिकरिंग धुआं, एक और धुआं भी निकलता है. तो दैट इज कॉल्ड द इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द गैस इज फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड एंड सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्सप्लोजन. और फिर एक धमाका होता है. दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. मतलब एक धमाका होता है. एंड एक्सप्लोजन कैन टेक प्लेस if the pressure is applied on the crackers. That means अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, तो ये एक छोटा सा खड्डे का टुकड़ा है, उसके अंदर में बारूद भरी हुई है और ऊपर से उसमें क्या किया मैंने? बहुत टाइटली रस्सी से बांध दिया उसको, बहुत टाइट, और फिर यहाँ से एक जगह छोड़ दिया, जैसे बम की जो बाती होती है वहाँ पे छोड़ दिया. अब जब ये प्रेशर में, दिस इज कॉल्ड द प्रेशर, इट इज इन द प्रेशर. द यहाँ पे ये मैग्नीशियम है, बारूद क्या है? एक मैग्नीशियम और बहुत सारे पोटेशियम वगैरह रहता है उसके अंदर, ऐसा बन के उसमें क्या बनता है? बारूद बनती. तो अब इसको टाइटली पैक कर दिया, तो प्रेशर अप्लाई किया हमने. इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स, what will happen after ignition? The explosion will be there. एक धमाका होता है. हीट, लाइट और साउंड तीनों एक साथ हो जाते. पहले तो देखो थोड़ा सा ये लेकर लाइटिंग लेके पहले हीट होगा, फिर लाइटिंग निकलेंगी, फिर एकदम से साउंड निकलता है. तो पहले लाइट, फिर हीट, फिर साउंड. ठीक है. ये सब तीनों एक साथ हो जाते हैं. समझा इतना? चलो हम आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में. व्हाट इज द फ्लेम? फ्लेम देखो, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम. एलपीजी आपके घर में किचन स्टोव है, उसका हम
फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो आपको ये बताना है एलपीजी का फ्लेम क्या है और कैंडल का फ्लेम क्या है, कैसा है कलर। तो जनरली क्या होता है, एलपीजी का फ्लेम हम बाद में पिक्चर से समझेंगे उसको, लेकिन आपने देखा होगा क्या ब्लू कलर का होता है। और कैंडल का फ्लेम कैसा कलर का होता है, कुछ एक येलोइश कलर का होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है, ठीक है। ये मिक्सअप कर, और एक बहुत ब्लू कलर का हम बाद में पढ़ने वाले कि एकदम ऊपर में टिप में, कैंडल के टिप में एक ब्लू कलर भी होता है जो हमें बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देता है। अच्छा, रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ द बर्निंग और द मैग्नीशियम रिबन इन द क्लास 7। आपको क्लास 7 में टीचर पढ़ाते थे, उन्होंने मैग्नीशियम रिबन जला के बताया होगा, ठीक है। अगर नहीं बताया तो अब मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि वी आर नॉट इन द स्कूल एंड वी डोंट हैव द लेबोरेटरी। जब मौका मिलेगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। If you do not have the experience of the burning the remaining items in table number 6.2, अब एक कुछ materials दिया हुआ है यहाँ पे टेबल नंबर 6.2 में, and what that you know, वो क्या कैसे करते हो परफॉर्म हम देखने वाले हैं अभी। Record your observation and mention whether or burning the material forms a flame or not। तो मतलब इसमें फ्लेम निकलती है या मटेरियल लिया गया है, कैंडल है, मैग्नीशियम है, कैम्फर है, केरोसिन स्टोव है और चारकोल है, ये मटेरियल लिया गया है। और बाद में ये टेबल दूसरा है, फॉर्म द फ्लेम एंड डू नॉट फॉर्म द फ्लेम। तो जहाँ जहाँ यस लिखा है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया है। जहाँ नो, जहाँ जहाँ भी यस है तो यहाँ पे क्या है, डू नॉट फॉर्म फ्लेम में स्टार लगा हुआ है। चलो देखते हैं, कैंडल फॉर्म द फ्लेम, यस, तो यहाँ स्टार लग गया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में फ्लेम नहीं निकलता है। देखिए आप जो रस्सी, जो क्रैकर्स की रस्सी जो एक आइटम होता है उसको जलाते हैं तो एक फ्लेम निकलती है क्या, नो, एक डैजलिंग फ्लेम निकलती, फ्लेम निकलती जरूर है लेकिन वो बारूद की बहुत जल्दी जल्दी और एक डैजलिंग फ्लेम निकलती, तो उसको हम सीधी नॉर्मल फ्लेम में नहीं लेंगे, इसलिए नो फ्लेम। और यहाँ पे डज नॉट फॉर्म द फ्लेम, यस, डज नॉट फॉर्म द फ्लेम। अब कैम्फर, कैम्फर में क्या चीज होती है, कैम्फर हम जिसको कपूर बोलते हैं, जो पूजा में यूज होता है, कपूर जलाते हैं ना, हाँ उसको बोलते हैं। जब वो जलाते तब क्या होता है, उसमें फ्लेम निकलती है, यस बिल्कुल निकलती है। और यहाँ पे डज नॉट फॉर्म द फ्लेम में स्टार आ गया। केरोसिन स्टोव में अगर हम देखते हैं, केरोसिन स्टोव जब हम प्रेशर वाला जो स्टोव, आपने देखा होगा प्रेशर, उसको पंप से प्रेशर देके जलाते हैं तो केरोसिन स्टोव में भी फ्लेम निकलती है। और फिर यहाँ पे भी डज नॉट फॉर्म में स्टार आ गया। अब ये पांचवा जो है चारकोल, चारकोल मतलब एक कोयला ही हो गया। अगर चारकोल को जलाते हैं तो फ्लेम तो उसमें नहीं निकलती, तो फॉर्म द फ्लेम, नो, डज नॉट फॉर्म द फ्लेम, यस, डज नॉट फॉर्म द फ्लेम। क्या निकलता है उसके जगह पे, उसके जगह पे हीट एंड लाइट, फ्लेम नहीं निकलता है ना, कोयला जलता है तो फ्लेम निकलता है क्या, नो, ओनली द हीट एंड लाइट इज फॉर्म। कम ऑन, मूव टू द नेक्स्ट। These are the picture figure number 6.9 and figure number 6.8। देख लेते क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे। Forms flames of the kerosene lamp, candle and a burner। केरोसिन लैम्प है ये, हर घर में अभी ये बहुत कम दिखाई देता है, जैसे एंटिक पीस नाउ। तो ये इसके अंदर में देखो कैसा फ्लेम निकल रहा है, ये कैंडल में फ्लेम कैसा है और ये बंसन बर्नर में कैसा फ्लेम है। तो हम ये बिल्कुल बारीक से देखेंगे। देखो देखो नीचे में ऑरेंज कलर है और ऊपर में येलो कलर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी नीचे में भी, कैंडल के नीचे में ऑरेंज कलर है, ऊपर में येलो कलर है। मैंने बताया था कि ऊपर में ब्लू कलर भी रहता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि ब्लू कलर भी उसमें रहता है। अब ये जो है बंसन बर्नर, देखो यहाँ पे ब्लू कलर दिखा रहा है और उसके ऊपर में टिप में येलो कलर रहता है, मतलब यहाँ तक तो ब्लू रहता है लेकिन ऊपर में क्या आ जाता है, येलो कलर। अब ये जलती हुई कैंडल्स देखो कैसा दिख रहा है, ओरिजिनल कैंडल जल रही, देखो पूरी तरह से येलो दिख रहा है, लेकिन जब उसके ऊपर में टिप में बहुत ध्यान से देखेंगे तो ब्लू कलर भी दिखाई देता है, लेकिन इट इज वेरी माइन्यूट वन। कम ऑन, कम टू द नेक्स्ट फिगर, दैट इज द स्टोव, केरोसिन एलपीजी गैस स्टोव। यहाँ पे देखो पूरा आपका फ्लेम कैसा दिखाई दे रहा है, हाउ इट लुक लाइक अ ब्लू इन कलर, टोटली ब्लू इन कलर। तो हम ये पढ़ेंगे क्यों ब्लू कलर दिखता है, क्यों येलो कलर दिखता है, क्यों ऑरेंज कलर और कुछ रेडिएशन कलर दिखता है, ये हम उसको बाद में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम्स में। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम पढ़ने के पहले हम थोड़ा सी एक्टिविटी कर लेंगे, और दिस एक्टिविटीज इज दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी नंबर 6.5। लाइट अ कैंडल
क्या करना है आपको, कैंडल को लाइट करना है। होल्ड अ 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, यानी कि ये ग्लास ट्यूब देखो 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये पेयर ऑफ टोंग से पकड़े हुए, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा तो हम इसको हम चिमटा भी बोलते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ टोंग्स, दैट इज कॉल्ड द टू होल्ड द ग्लास ट्यूब and one end of the dark zone. Introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle. Non-flickering मतलब एकदम एक शांत जगह में जहाँ पे हवा ना आती हो या फ्लेम हिलती डुलती ना हो, ऐसे जगह में आपको उसको एक एंड यहाँ पे लगाना है, ठीक है। Then bring a lighted matchstick. Bring a lighted matchstick near the other end. अब यहाँ पे मैचस्टिक लाइटर कर अलग करने का क्या होगा भाई, यहाँ पे ये हॉलो है, हॉलो ट्यूब है ग्लास, उसका एक एंड हमने यहाँ पे कैंडल में रखा और एक एंडल में क्या लगा है, मैच स्टिक जलाए। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास, फ्लेम कॉट ऑफ दिस एंड आफ्टर अ वाइल, कुछ फ्लेम कॉट करना चालू हो जाता है, बुझना चालू हो जाता है। देखो यहाँ पे आपका फ्लेम बहुत छोटा है, वो माचिस की लकड़ी है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेम है, तो क्या होगा। इफ सो व्हाट इज दिस दैट प्रोड्यूस एट द फ्लेम, नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली, मतलब यहाँ से कुछ ज़्यादा हीट यहाँ पे आ रही है और वो हॉलो ट्यूब है, और यहाँ पे ये फ्लिकरिंग जो हो रहा था वो मेल्ट हो रहा था, यानी कि यहाँ पे वैक्स क्या हो रहा है, बहुत जल्दी मिक्स होगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये आप घर में भी कर सकते हैं। दोज हु हैव द ग्लास और एनी मेटल ट्यूब से भी कर सकते हैं आप, तो आप देखेंगे कि यू कैन मेल्ट द वैक्स वेरी क्विकली। एंड फॉर दिस यू कैन सी द फ्लेम, कैसी फ्लेम है, इसकी फ्लेम देखो और इसकी फ्लेम देखो, ठीक है। यहाँ दिख रही है हमें सेम, but it is a totally different. Understand this? So student, here we complete that topic. Next session we will see the actual structure of the flame. How does it looks? Okay, with some experiments. First of all, we will do some experiments and then we'll start the structure of flame. Okay, then thank you and goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.